छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसे जनजातियों की भूमि कहा जाता है। आपको बताना है कि किस क्षेत्र को जनजातियों की भूमि कहा जाता है। तो यहाँ आपका आंसर होगा बस्तर। जो बस्तर है हमारे छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग है, बस्तर संभाग है ना। तो यहाँ पर बस्तर जिले को नहीं लिया गया, पूरा पूरा बस्तर संभाग को लिया गया है। तो देखिएगा जो बस्तर है वो दंडकारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर दंडकारण्य दिया हुआ होता है तो वो भी आप आंसर में लगा सकते हैं, अगर बस्तर के स्थान पर दंडकारण्य हो। तो यहाँ पर जो है जनजातीय, अलग अलग प्रकार के जनजातीय निवास करते हैं, तो इसी को जो है जनजातियों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस निम्न में से कौन जनजातीय चित्रकार नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन एक जनजातीय चित्रकार नहीं है। तो देखिएगा जो वेलगुर मंडावी हैं ये जनजातीय चित्रकार हैं। नर्मदा सोनसाई ये भी चित्रकार हैं, जनजातीय चित्रकार। जनगण सिंह श्याम ये भी एक जनजातीय चित्रकार हैं। लेकिन जो चेंद्रू राम मंडावी हैं इनका चित्रकला से कोई भी संबंध नहीं है। ये जो चेंद्रू राम मंडावी है ना, ये नारायणपुर जिले, वर्तमान में जो नारायणपुर जिला है उसका एक क्षेत्र है गढ़ बंगाल। नारायणपुर क्षेत्र में एक स्थान है गढ़ बंगाल करके, नारायणपुर जिले में गढ़ बंगाल। तो वहां के ये निवासी थे चेंद्रूराम मंडावी। और ये जो चेंद्रूराम मंडावी है ना, इनको टाइगर किड कहा जाता है। टाइगर किड, टाइगर किड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब चेंद्रूराम मंडावी छोटे थे तब जंगल से कोई टाइगर को ये अपने साथ ले आए थे और उस टाइगर को पाला। और टाइगर जब बड़ा हुआ तो वो चेंद्रू के साथ बिल्कुल जैसे हम कुत्ते वगैरह पालते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही टाइगर और चेंद्रू के बीच का संबंध था। तो चेंद्रूराम मंडावी जो है चित्रकार नहीं है, बाकी सब चित्रकार हैं। तो यहाँ पर कूट आपको बताना है, मतलब क्या था, कौन चित्रकार नहीं है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ये, चित्रकार नहीं है चेंद्रूराम मंडावी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने अनुविभाग हैं। तो भाई हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितने अनुविभाग हैं। तो देखो अनुविभाग इसका मतलब होता है, क्या होता है, अनुविभाग का मतलब होता है जो विकास खंड होता है ना, जिसको हम ब्लॉक भी बोलते हैं, वो है 146 विकास खंड। विकास खंड जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक भी बोलते हैं, विकास खंड या खंड भी बोला जाता है। तो यही क्या कहलाता है, अनुविभाग। तो हमारे यहाँ टोटल 146 अनुविभाग हैं। अनुविभाग में जो प्रमुख अधिकारी होता है उसको एसडीएम कहा जाता है। एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इसको बोला जाता है। एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इसको हिंदी में बोला जाता है उप अनुविभागीय न्यायाधीश, उप अनुविभागीय न्यायाधीश या फिर उप प्रभागीय न्यायाधीश। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। बाकी आप मुझे बताइएगा कि ये डाटा क्या क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित वर्ग के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है। आरक्षित वर्ग के लिए, आरक्षित वर्ग से तात्पर्य है जो एसटी शेड्यूल ट्राइब और जो एससी है ना, एससी शेड्यूल कास्ट, तो इनके लिए जो आरक्षित स्थान है वो आपको बताना है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए। तो हमारे यहाँ टोटल 11 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है ना, तो इनमें से जो 5 है वो आरक्षित है। इनमें से 5 जो है आरक्षित है। एसटी के लिए 4 है, एससी के लिए 1 है। एसटी के लिए 4 ध्यान रखना और एससी के लिए 1। कौन कौन से हैं ये 4 स्थान, तो सरगुजा हो गया, रायगढ़ हो गया, कांकेर हो गया और जगदलपुर। और एससी के लिए है जांजगीर चांपा निर्वाचन क्षेत्र, ये जो है आरक्षित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिलाधीश के उत्तरदायित्व है। जिलाधीश मतलब जो कलेक्टर है उसके उत्तरदायित्व क्या क्या है ये आपको बताना है। तो देखिएगा ये राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करता है, मतलब जिले के राजस्व अधिकारी के रूप में। अच्छा, जो जिलाधीश होता है ना, जो कलेक्टर होता है वो राजस्व एवं आपदा प्रबंध विभाग के अंतर्गत आता है।
जिला प्रशासक के रूप में ये भी इसका दायित्व है। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में इसको डीएम भी बोला जाता है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो ये भी इसका काम है। लेकिन जिला पुलिस ये काम जो है कलेक्टर का नहीं होता, ये काम किसका होता है, पुलिस अधीक्षक का, जिसको हम कहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब कि एसपी। तो यहाँ पर जो चौथा वाला है वो नहीं है, बाकी 1 2 3 आपका होगा, मतलब 1 2 3 जो है इसके कार्य हैं। 1 मिनट, यहाँ कूट क्या है, जिलाधीश के उत्तरदायित्व हैं। अरे यहाँ एक मिस्टेक हो गया, यहाँ ना किसी को हम 1 कर देते, इसको 1 कर देते हैं, ठीक है ऐसे, चलिए कोई नहीं, इसको जो है कूट मैंने यहाँ गलत दे दिया, तो यहाँ 1 2 3 ये जो है जिलाधीश के उत्तरदायित्व हैं, चौथा वाला नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तीरथगढ़ जलप्रपात के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तीरथगढ़ जलप्रपात हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है ना, तीरथगढ़ जलप्रपात, यह इंद्रावती की सहायक नदी पर स्थित है। तो देखिएगा, तीरथगढ़ जलप्रपात और इंद्रावती दोनों का कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि तीरथगढ़ जलप्रपात जो है ना, ये मुनगा बहार नदी पर स्थित है। जो मुनगा बहार नदी है वो कांगेर नदी की सहायक नदी है, और कांगेर नदी जो है वो शबरी नदी की सहायक नदी है, और शबरी नदी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है, और गोदावरी जो है सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहां पर इंद्रावती नहीं है, इंद्रावती जो है ना गोदावरी की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। तो तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार जो कि कांगेर नदी की सहायक नदी है उस पर स्थित है, तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है, यह राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, क्या बोल रहा है, यह राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जी हाँ ये सही है। 300 फीट इसकी ऊंचाई है, इसको जो है राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है। यह कई खंडों में प्रवाहित होता है, तो जी हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तीरथगढ़ जलप्रपात ना जैसे ऐसे गिरा फिर ऐसे गिरा, मतलब यहाँ से जो पानी ऐसे गिरेगा ना, फिर यहाँ से फिर ये फिर नीचे गिरेगा, फिर यहाँ से फिर ये नीचे गिरेगा, तो इस तरह से कई खंडों में ये प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बस्तर जिले के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर 2 3 4 जो है सही है, और पहला वाला गलत है। कौन से कथन सही है ये बताना है ना आपको, तो ये आपका आंसर होगा, कथन 2 3 4 सही है, पहला वाला गलत है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को असहयोग आंदोलन के दौरान बिलासपुर में ओजस्वी भाषण देने के कारण किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था। तो देखिएगा, जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं बहुत बड़े कवि थे, तो ये जो हैं असहयोग आंदोलन के समय हमारे छत्तीसगढ़ में थे, और इन्होंने बिलासपुर में एक ओजस्वी भाषण दिया, जिससे अंग्रेज सरकार की हालत खराब हो गई, और अंग्रेज सरकार ने जो है ना माखनलाल चतुर्वेदी जी के विरुद्ध वारंट जारी कर दिया कि इस आदमी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहां से गिरफ्तार किया गया, तो जबलपुर से गिरफ्तार किया गया, ध्यान रखना, जबलपुर से गिरफ्तार किया गया, और इनको जो है बिलासपुर जेल में रखा गया बंद करके, मतलब गिरफ्तार हुई। देखो, इन्होंने भाषण कहाँ दिया था, बिलासपुर में, मतलब कि जो केस बना होगा बिलासपुर में केस बना, और गिरफ्तार कहाँ से हुए थे, जबलपुर से गिरफ्तार हुए थे, और इनको जो है बिलासपुर की जेल में बंद करके रखा गया था। और बिलासपुर जेल में ही रहते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक कविता की रचना की थी, जिसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा, ये वाली कविता आप लोगों ने पढ़ी होगी अपनी स्कूल के समय में। जो पुष्प है, जो फूल है, वो जो है अपनी अभिलाषा प्रकट करती है कि मैं जो हूँ किसी खूबसूरत स्त्री के बालों में सजना नहीं चाहती हूँ, मैं मंदिर में भगवान के ऊपर चढ़ना नहीं चाहती हूँ, मैं जो है वहाँ चढ़ना चाहती हूँ जहाँ से वीर देश में कुर्बान होने के लिए जा रहे हों, उस राह में मैं जो हूँ गिरना चाहती हूँ। तो ऐसा कुछ जो है कविता में कहा गया है, मतलब वो बोलती है, माली से कहती है कि मुझे जो है ना तुम उस राह में फेंक देना जहाँ से अनेक वीर गुजरते हों जो देश के लिए कुर्बान होने जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से इन्होंने कविता लिखी है, पुष्प की अभिलाषा, जो कि बिलासपुर जेल से इन्होंने लिखी है। अगर किसी को उस कविता की लाइनें याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बहुत अच्छी कविता है। शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के, कुछ ऐसा कुछ है, लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अगर किसी को याद है तो पुष्प की अभिलाषा इनकी रचना। अच्छा, इनकी एक पत्रिका का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, कर्मवीर। कर्मवीर ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा निकाले जाने वाला एक पत्रिका था।
इसके बारे में भी काफी बार पूछा गया है कि कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे। माखनलाल चतुर्वेदी जी। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना, जो कि बिलासपुर जेल से इन्होंने लिखा था। गिरफ्तार कहां से हुए? जबलपुर से। किस जेल में रखे गए? बिलासपुर में। भाषण कहां से दिया था? बिलासपुर से। कब की बात है? तो असहयोग आंदोलन के समय। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुरता के सोन किरण किसकी आत्मकथा है? सुरता के सोन किरण, तो भाई यह किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है लखनलाल गुप्त जी की आत्मकथा है, सुरता के सोन किरण। अच्छा, ये जो हरि ठाकुर है ना, इनकी एक रचना है सुरता के चंदन। सुरता के चंदन, ये भी ध्यान रखेंगे, सुरता के चंदन। तो कंफ्यूज हो सकते हैं ना, किसी को अगर सुरता के चंदन याद है तो हरि ठाकुर टिक कर सकता है, नहीं। सुरता के सोन किरण ये आत्मकथा है लखनलाल गुप्त जी की, और हरि ठाकुर की रचना है सुरता के चंदन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सोनाबाई के नाम से किन्हें जाना जाता है? काफी बार पूछा गया है। ये जो है निरुपमा शर्मा को सोनाबाई के नाम से जाना जाता है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की पहली महिला कवियत्री हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा की भी पहली महिला कवियत्री हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, असहयोग आंदोलन के समय रायपुर में खादी आश्रम की स्थापना में किनका योगदान था? खादी आश्रम, तो भाई किनका योगदान था खादी आश्रम में? इसमें ना वामन राव लाखे जी ये जुड़े हुए थे, और ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मतलब 2 और 3। जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे, ये सत्याग्रह आश्रम जो रायपुर में स्थापित हुआ था असहयोग आंदोलन, उससे जुड़े हुए थे। राम नारायण तिवारी जी बिलासपुर से थे। तो यहाँ आपका आंसर होगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह और वामन राव लाखे, इन दोनों ने मिलकर के रायपुर में खादी आश्रम की स्थापना की थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कूट देख लेते हैं, 2 और 3। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।